गुड मॉर्निंग। आइए, आज जो है हमारा टॉपिक इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी, आप जैसा जानते हैं कि हम यहाँ पे ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर रहे हैं। जो आपका टीचर का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम आने वाला है बिहार पुलिस का कांस्टेबल, और जल्द ही बिहार दरोगा वाला एग्ज़ाम भी आने वाला है। दूसरे भी बाकी सब एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इंडियन पॉलिटी से आजकल बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोटा मोटी अगर लेके चलो तो 8 से 10 जो है, 8 से 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो अब इंडियन पॉलिटी में जो है, अगर हम ढंग से इंडियन पॉलिटी की तैयारी नहीं करें तो क्या होगा कि इन क्वेश्चन के छूटने का बहुत ही चांस है। क्योंकि इंडियन पॉलिटी कोई बिल्कुल ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको कि आप गेस वर्क कर सकते हैं। आप यूँ ही तो आपको ध्यान देके इंडियन पॉलिटी पढ़ना होगा। साथ ही इंडियन पॉलिटी जो है कुछ हिस्ट्री के एस्पेक्ट भी कवर करते हैं। तो आप कह लो कि बॉर्डर लाइन जैसा क्वेश्चन आता है, जो कि आपका हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी दोनों एक दूसरे से क्रॉस ओवर होता है। क्योंकि हम इंडियन पॉलिटी में जब देखना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे, समझे। और बाकी हिस्ट्री इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हिस्ट्री के आप क्वेश्चन प्राय आजकल जो है 5-6 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से आते हैं। अगर इन 5-6 क्वेश्चन की तैयारी करने में आप पता चला कि 1-2 महीने समय लगा दिए, तब तो फिर हो गया एग्जाम। तो स्मार्टली अगर हम देखें तो आपका ये हो गया इंडियन, सबसे पहला तो इंडियन पॉलिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स के बाद आपका हो गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में खास करके जो है आपका इंडियन प्लस ह्यूमन, ये दोनों जो है इंडियन ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, इन दोनों के से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद आपका मेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा करंट अफेयर। करंट अफेयर जिससे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम एक काम करते हैं कि जब हम करंट अफेयर पढ़ने लगेंगे तो करंट अफेयर को जो है अलग अलग एस्पेक्ट से एनालाइज करेंगे। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हम देखेंगे कि ये करंट अफेयर के पीछे हो सकता है कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, कहीं से कोई कहानी निकल के आए तो हम बाबू कहानी भी पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल के अलावा जो है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल रीजन क्या है कि कहाँ से ऐसी कोई घटना घटी है जिससे कि कहीं अपने कंट्री का इकोनॉमिक्स जो है इम्पैक्ट आ रहा है, या पुराने किसी इकोनॉमिकल जो है इवेंट उससे संबंधित हैं, हो सकता है ऐसा कुछ हो। तो इकोनॉमिकल देखेंगे। उसके बाद जो है देखेंगे कि ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या है। ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद एक चीज और देखेंगे, सोशल, ज्योग्राफिकल, सोशल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, और लास्ट में सिर्फ एक ही चीज बचेगा, पॉलिटिकल। तो आप देखिए, जब हम करंट अफेयर पढ़ने लगेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा इन पांचों चीजों को। सोशल हो गया 1, ज्योग्राफिकल 2, पॉलिटिकल 3, यहाँ हिस्टोरिकल है और इकोनॉमिकल है। इन पांचों के आधार पे हम उसको एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या हो गया। अब जैसे आपको बताता हूँ, झारखंड में घटना घटी थी कि जो है चुनाव आयुक्त ने गवर्नर को कुछ अपना रिपोर्ट दिया, और मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे कि भाई हमें बताया जाए। तो किस आधार पे बताया जा सकता है, नहीं जा सकता है। आपको पॉलिटी में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ बोलता है कि उनको यहाँ से जो है बताना चाहिए, नहीं चाहिए। तो इसके बारे में अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। तो उन अलग अलग प्रोविजंस को जो है हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो है प्रोविजंस काम करते हैं, ठीक है। आइए अब इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। अब
सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडियन पॉलिटी का जो मेन एसेंस है सब ये है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या बोल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, हमें ये सबसे समझना पड़ेगा कि एक संविधान क्या होता है। संविधान को समझने के बाद ही हम समझ सकेंगे चलिए जी क्या था इतिहास, उसके बारे में क्यों संविधान चाहिए, क्यों संविधान नहीं चाहिए, किस कंट्री के लिए संविधान इम्पोर्टेंट है, किस कंट्री के लिए क्या संविधान, किस तरह से आपका जो डेमोक्रेसी है, तो दोनों में क्या संबंध है। हम कहते हैं कि एक देश जिसके पास उसका अपना संविधान हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, बट एक देश जो डेमोक्रेटिक है उसके पास संविधान होना चाहिए। अगर वो संवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहला देखिए, पहला अगर संविधान आता है तो ये एक ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट लोगों का भी ये आता है, भरोसा आता है आम आदमी का कि हाँ जी एक हमारे देश का संविधान है, लिखित है, वो एक नियम है जिसको कि हमारी सरकार फॉलो करेगी। तो जब वो सरकार चुनते हैं तो चुनते समय वो ये जानते हैं कि सरकार अपनी इच्छा से नहीं कुछ करेगी, लेकिन संविधान के तहत ही कुछ करेगी। वो जो एक ट्रस्ट है वो वहाँ आता है। अब कोऑर्डिनेशन कि किसी भी कार्य घटना जो भी है वो जनता से संबंधित हो, शासन से संबंधित हो, वो सारे एक ढंग से उनका एक प्रारूप निर्धारित रहता है ढंग से। ठीक है, और जो है अलग अलग लोगों के लिए जो है जो चाहिए कोऑर्डिनेशन साथ में रहने के लिए वो सारा चीज़। तो कुल मिला के ये समझो कि तुम एक घर में रहे हो और घर में बदमाशी करने की जगह तुम्हें बताया गया है कि हाँ जी देखो ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे करना है, देश घर ऐसे चलेगा, सामान ऐसे आएगा, तो वहाँ पे तुम झगड़ा झंझट ना करो और अच्छे से आराम से हो, समझ गए। तो इसीलिए ये चीज़ ट्रस्ट जरूरी है, कोऑर्डिनेशन। दूसरा है कि ये बताता है, स्पेसिफाई बताता है कि सरकार काम कैसे करेगी, बनेगी कैसे। सबसे पहले तो बनना होता है, फिर उसके बाद काम करेगी। तो पहले सरकार बनेगी कैसे, उसके बाद किसके पास डिसीजन लेने का पावर होगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब बताता है कि ठीक है आप सरकार बना लिए, आपके पास जो है पावर का, किसके पास पावर आएगा, किसके पास डिसीजन आएगा। पावर तो एब्सोल्यूट ऐसा नहीं है ना कि उसको एकदम डिक्टेटर बना देना है, कहीं पे जो है आपके पावर को लिमिट करना है। तो वो लिमिट्स जो है पावर के लिए क्या लिमिट्स किसको है वो रहता है। उसके बाद सिटीजन का क्या अधिकार है, जनता का, वो रहता है। ठीक है, और उसके बाद चौथा चीज है ये एक अच्छी सोसाइटी बनाती है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है एक ढंग के लिखित संविधान की। फिर आते हैं संविधान के बारे में। देखिए आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने बताया होगा 1909, 1919, 35 सबका है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि 1909, 19, 35 उससे इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्वेश्चन की कमी हो गई है। फिर भी ठीक है, हम उसमें देख लेंगे, उसको समझ लेंगे, क्योंकि भारत के संविधान के बनने की क्रिया को समझने के लिए कहाँ से क्या आया, हिस्ट्री को समझना जरूरी है। बट हम एक इमीडिएट हिस्ट्री देखते हैं सबसे पहले कि उस समय जब हमारा संविधान बनने के लिए लोग, ऐसा तो था नहीं कि आज आप सो के उठे और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा चलो बनाते हैं संविधान और संविधान बन गया, या किसी दूसरे नेता ने कहा कि हाँ जी संविधान बना लेंगे, गांधी जी का जाओ जी तुम लोग संविधान बनाओ और संविधान बन गया। ऐसा तो कुछ था नहीं, हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। हर एक चीज, यहाँ एक रोटी चाहिए तो लोगों को जो है धरना प्रदर्शन करके लेना पड़ता था। तो संविधान तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई। तो संविधान, अपना संविधान, अपनी आज़ादी, अपना शासन, इनके लिए हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे देश स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, बहुत धरने प्रदर्शन किए हैं। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं था, इसीलिए हम पूरा का पूरा जो है टाइमलाइन समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो 1928 में जो है
1928 में मोतीलाल नेहरू जी थे और 8 और कांग्रेसी लीडर थे। उन्होंने मिल के जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट किया। अगर एक तरह से कहा जाए कि पहला ड्राफ्ट जो है किसने बनाया था, पहला ड्राफ्ट किसने बनाया था, तो ये था मोतीलाल नेहरू। ये संविधान सभा वाले ड्राफ्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरे ऑल टुगेदर पहली बार भारत का संविधान जो है वो किसने ड्राफ्ट किया था, तो ये था मोतीलाल नेहरू। उन्होंने 1928 में किया था। ये याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है एज ए ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही आसान है, लेकिन ये ना समझें कि यहाँ पे बी आर अम्बेडकर कर देना है। ठीक है, संविधान सभा जब कहा जाए, प्रारूपण सभा जब कहा जाए, ड्राफ्टिंग कमेटी, तब अम्बेडकर जी आएंगे। लेकिन अगर हम पहली बार कहेंगे कि पहली बार भारत में संविधान, पहली बार, तब उस समय 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। अब उसके बाद 1931 में जो है कराची सेशन था कांग्रेस का। कांग्रेस आपको पता ही है, उन्हीं का जो है कराची सेशन चल रहा था 1931 में। उन्होंने कहा जी, उन्होंने विचार किया, उन्होंने बहुत उस पर विचार किया कि जब हमारा देश अब हम आज़ाद करवाएंगे तो हमारे देश का संविधान जो है कैसा दिखना चाहिए, उसमें होना क्या क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब आप समझते हैं कि भाई जो आप जवान हो गए, जैसे आप लोग, हो सकता है बहुत सारे लोग जवान हो या जवान होने वाले हैं, जवान हो गए तो उनको वोटिंग का जो है राइट मिले, वो वोट करें, वो चुने अपने प्रतिनिधि को और उनके प्रतिनिधि सरकार चलाएं। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ये तो हम, मेरा एक पुराना वीडियो आप जब यूट्यूब पे देखेंगे तो हम जो है यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे, तो वहाँ से जो है फ्रीडम और इक्वालिटी का कंसेप्ट पूरी दुनिया में फैला। तो हमारे यहाँ भी लोगों ने कहा कि भाई आज़ादी तो हमें चाहिए, अब आज़ादी हम लेके रहेंगे, आज़ादी हम नहीं छोड़ सकते हैं, और सबके बीच में समानता का अधिकार होना चाहिए। तो ये दो चीज़। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटी, कि जो ऐसे दबे कुचले गरीब लोग हैं उनके जो है अधिकारों की रक्षा करना। क्योंकि आप एक बात समझ लें, उस समय भी ऐसा नहीं था कि भारत में सब एक समान थे। ये लाइन ही बताता है कि उस समय भी भारत में समानता नहीं थी। कुछ राजा महाराजा जमींदार कुछ वैसे लोग थे, उनमें कुछ अच्छे थे, उनमें से कुछ बुरे थे, जो कि जो है गरीब लोगों को दबाया करते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया नौजवानों को अधिकार मिलना चाहिए वोट का, चुनने का, नौजवान एंड एबव उनके ऊपर के लोग। उसके बाद जो है हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और हमें इक्वालिटी, समानता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता और समानता। और हमें हमारे जो माइनॉरिटीज हैं, जो दबे कुचले वर्ग हैं, उनको जो है उनके अधिकारों की रक्षा करना। अब जो है सिर्फ ऐसा नहीं था कि कराची में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में ही उन्होंने विचार किया, गांधी जी ने भी अपने मैगजीन यंग इंडिया 1931 में, ये याद रखें, पूछ सकता है, उन्होंने भी जो है, गांधी जी ने कहाँ बोला था, गांधी जी ने कहाँ कहा कि जो है हमें एक संविधान की जरूरत है। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। गांधी जी ने कांग्रेस की सभा में कहा, गांधी जी ने यहाँ कहा, गांधी जी ने अपने मैगजीन यंग इंडिया में कहा। तो यही गांधी जी का मैगजीन यंग इंडिया में उन्होंने एक आर्टिकल था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमें चाहिए। उसके बाद जब हम आज़ाद हो रहे थे तो उस रात जो जवाहरलाल नेहरू जी ने भाषण दिया, भाषण का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, राइज विद डेस्टिनी, जो कि बहुत ही पॉपुलर था। मिडनाइट 12 बजे रात में उन्होंने भाषण दिया था ये, और पूरा भारत उसको सुन रहा था। तो वहाँ भी संविधान की जरूरत की परिकल्पना की गई कि अब हमारा देश आज़ाद हो रहा है, हम संविधान बनाएंगे और हम संविधान को पालन करते हुए हम आगे काम करें। ठीक है, अब आता है कि प्रियम्बल। हुआ क्या कि जितने भी संविधान बन रहे थे, जब अमेरिका आज़ाद हुआ,
अमेरिका जो है 18वीं शताब्दी में आज़ाद हुआ जब अमेरिका, तो उन्होंने अपना संविधान बनाया। उन्होंने अपना संविधान बनाया तो द अमेरिकन मॉडल, उन्होंने एक उसमें प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल उसमें लिखा। धीरे धीरे उसके बाद फ्रांस में क्रांति आई। तुरंत अमेरिका के बाद फ्रांस में क्रांति हो गई थी, क्योंकि अमेरिका युद्ध में होने वाला खर्च भी फ्रांस की क्रांति का एक कारण था। तो पूरे फ्रांस में क्रांति हुई, तो फ्रांस आज़ाद हुआ। फ्रांस आज़ाद होने के बाद उन्होंने भी जब संविधान बनाया तो ये लिखा प्रियम्बल वहाँ पे। तो क्या हुआ कि ये एक मॉडल सा बन गया कि पहले हम प्रियम्बल लिखेंगे, उसके बाद जो है वही प्रियम्बल एक संविधान का मतलब बताएगा कि हमारे संविधान का जी क्या मतलब। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हो गया कि संविधान। चलिए अब हम सीधा पहुंचते हैं कि हमारा देश अब आज़ाद होने वाला है। ठीक है, 1946 में आज़ाद होने की बात होनी चालू हो गई थी कि 1947-48 तक देश को आज़ाद कर दिया जाएगा। और ऐसे कुछ कहे सुने फैक्ट हैं कि देश ऐसे आज़ाद होना था थोड़ा लेट से, लेकिन जो है फिर कुछ लोगों के प्रयास से उनको 1947 में देश को आज़ादी मिल गई। तो जब पता था कि देश आज़ाद होने वाला है तो 1946 में एक इलेक्शन जो है, एक इलेक्शन रखा गया कि जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, 1946 में तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का सबसे बड़ा कारण था कि हाँ जी हम जो है आगे भारत की आज़ादी, भारत के जनतंत्र, भारत के संविधान, ये सारे जितने भी काम है एक आज़ाद देश के, हम उस पर धीरे धीरे अब काम करना चालू कर देंगे। दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई थी। और जब जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली बनी, जो जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें 299 मेंबर, और वो 299 मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड तो नहीं थे बाय द एडल्ट फ्रेंचाइजी, वो इलेक्टेड तो नहीं थे, लेकिन वो सारे मेंबर्स जो है देश के हर एक कोने से आए थे। उसमें बहुत सारे मेंबर्स। इलेक्शन अभी जो है नहीं होगा। इलेक्शन जो है, जो इलेक्टेड मेंबर्स वाला है, जो बाद में यही कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारा पार्लियामेंट बन जाएगा। और इलेक्शन होगा 1950 में। संविधान के आने के बाद संविधान सम्मत, कि संविधान ने जो कहा कि हमने जो संविधान बनाया, संविधान ने जो कहा कि हाँ जी इलेक्शन ऐसे होगा, ऐसे लोग चुने जाएंगे और ऐसे सरकार बनाएंगे, वो सारा का सारा जो है 1950 में होगा संविधान के आने के बाद। यहाँ कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लोग। एस.सी. मुखर्जी अपने वाइस चेयरमैन थे। ये इन चीज़ों को मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी के किताब में है, और प्रायः मैंने देखा है कि एनसीईआरटी के किताब से यहाँ वहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। उसके अलावा जो कुछ संबंधित तथ्य हैं उनसे भी उठाया जाता है। तो अभी जो है हम एनसीईआरटी वाला देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे जो है पॉलिसी से संबंधित एमसीक्यू भी देखेंगे। तो बाहरी कुछ क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और जहाँ आगे जो है संविधान के अलग अलग जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे, जब किस तरह से हमारा बिल पारित होता है, किस तरह से हमारा पार्लियामेंट का गठन होता है, इन सब चीज़ों को जब हम देखेंगे तो और भी बहुत सारे मेंबर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी ये तत्काल में आप जो है ये कुछ एक जस्ट बी.आर. अम्बेडकर जी चेयरमैन थे किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। वो ड्राफ्टिंग कमेटी जो संविधान को बनाती, जो ड्राफ्ट करती, लिखती, और बाकी लोगों का जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा जो बाकी कमेटी मेंबर थे, उनका क्या होता था कि उसमें डिस्कशन में वो शामिल रहते थे, उनका इनपुट जाता था, उनका फीडबैक जाता था, हाँ जी ये सही है, ये गलत है, इसको ऐसे किया जाए। ठीक है, एस.सी. मुखर्जी कौन थे? वाइस चेयरमैन थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, और प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी.आर. अम्बेडकर थे चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, अब 26 नवंबर को 1949 को जो है संविधान को एडॉप्ट किया गया।
और इफेक्ट आया 26 जनवरी 1950। ठीक है। उसके बाद जो है उस समय जो है पहले जैसा मैंने बताया कि एडल्ट फ्रेंचाइजी का वो वाला हिसाब था नहीं कि चुनाव हो जाए, लेकिन जैसे ही 1950 में ये आया, आते ही एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद से रिप्रेजेंटेटिव चुने गए, रिप्रेजेंटेटिव चुने, उन्होंने गवर्नमेंट बनाया, गवर्नमेंट बनाया, वही गवर्नमेंट आगे काम कर रहा है। ठीक है। ये हमने, चलो जी, संविधान हमने लागू कर लिया। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट, तो सबसे पहले हम समझते हैं अंग्रेजों की आने की घटना को। ठीक है। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे, ये अंग्रेजों के आने की घटना से संबंधित जस्ट कुछ जो है डेट्स हैं, उन डेट्स को थोड़ा सा हम समझते हैं। उसके बाद जो है, क्योंकि इन्हीं डेट्स के जो है, इन्हीं डेट्स के बाद से अंग्रेजों का शासन, आपको सबको याद है कि पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा दबदबा हो गया था। और फाइनल युद्ध कौन सा था? बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ है? बिहार में। बिहार की हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बक्सर का युद्ध जो था वो अंग्रेजों के शासन को कंफर्म करने के लिए लास्ट फाइनल वॉर था। उसके बाद बाकी सब किसी का भी, चाहे कि मुगल शासन भी खत्म हो चुका लगभग, सब चीज अंग्रेजों के खिलाफ जो है कोई भी उतना बड़ा विद्रोह करने वाला नहीं बचा था जो कि अंग्रेजों से युद्ध लड़ सके। तो बक्सर का युद्ध लास्ट युद्ध था, एक तरह से आप कह लो। यहाँ देख लेते हैं जस्ट इन सब कुछ कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं, डेट्स को याद रखेंगे आगे। 1600 ईस्वी में जो है इनको क्वीन एलिजाबेथ से अंग्रेजों को चार्टर मिला था। चार्टर जब मिला था तो EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, EIC जो है, हम EIC सब जगह बोलेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी भाई? यहाँ पे जो है एक कंपनी उन्होंने बनाया था, कंपनी जो है व्यापार करने के लिए। तो उसमें 216 मेंबर थे, एक गवर्नर था और 24 डायरेक्टर थे। ये समझ लीजिए, गवर्नर ये सबसे बड़ा बॉस हो गया, वो चेयरमैन सब जो कहते हैं, और बाकी डायरेक्टर्स हो गए चेयरमैन, CEO, जो भी कहते हैं। और 24 डायरेक्टर हो गए डिपार्टमेंटल डायरेक्टर, ये एक काम करेगा, ये एक काम करेगा, इस तरह से करके जो है अलग अलग हो गए। 216 मेंबर्स में से ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थी, उनको बना लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया। 1600 में चल पाए वो लोग इंडिया की और व्यापार करने। 1608 में पहली बार जो है वो सूरत पहुंचे। ठीक है। सूरत पहुंचने के बाद 1611 में सबसे पहले जो है वो मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली। अब यहाँ पे इनको फैक्ट्री खोलने के लिए किसने दिया था? यहाँ पे विजयनगर, विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने दिया था, कहा जी चलो फैक्ट्री खोल दो। सबसे पहले अब एक चीज समझ लीजिए, फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है फैक्ट्री लोहा लगता है वहां तोड़े जाए हैं, कुछ बनाए हैं, पैकिंग का है। फैक्ट्री जो होती थी अंग्रेजों की, ये कह लीजिए एक जो हम कहते नहीं है अहाता, ये जो है हमने बनाया, एक एरिया बनाया। अब यहाँ पे जो है इधर मान लीजिए गोदाम है, यहाँ पे जो हमारा ट्रेड का सामान आया है, ट्रेड का सामान आता है। यहाँ पे ऑफिस है, कुछ लोग यहाँ पे जो आए हैं मीटिंग वगैरह के लिए ऑफिस में मिल रहे हैं। इधर गोदाम है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है, यहाँ पे रेसिडेंस है। तो वहीं रेसिडेंस में ही जो है ना अंग्रेज के फैमिली उंगली वाले जो यहाँ आते थे वो सब रहते थे। और यहाँ मान लीजिए बैरक है, जिसमें कि जो उनके लोकल अपने सिपाही होते थे वो रहते थे। तो एक तरह से ये अपना इसी के अंदर सारा इंतजाम कर लेते थे, उसी को बोलते थे फैक्ट्री। तो फैक्ट्री खोलने के लिए सबसे पहले क्या उनको चाहिए होता था? आदेश, जिसको आप फरमान भी बोलते हैं, वो फरमान चाहिए होता था। ठीक है। उसके बाद आदेश के बाद जो है और उनको क्या चाहिए होता था? तब आदेश मिलने के बाद बनाना चालू करते थे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते थे बनाना।
और फिर फैक्ट्री तैयार हो जाती थी। फैक्ट्री तैयार हो जाती थी तो ये फैक्ट्री यूज करते थे। अब यहाँ समझ लेते हैं कि जो है बाद में 1612 में सूरत में फैक्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए जो है उनको जहांगीर से एक्सक्लूसिव राइट मिला। जहांगीर जी मुगल शासक थे अकबर के बेटे, तो उनसे उनको मिला सूरत में। अब 1615 तक में 3 साल उनको लगा सूरत में, उनको उनकी फैक्ट्री स्टेब्लिश हो गई। 1612 में उनको मिला था अधिकार फैक्ट्री खोलने का और व्यापार करने का। 1615 तक कंस्ट्रक्शन होकर फैक्ट्री उनकी स्टेब्लिश हो गई। 1619 में सूरत में ट्रेडिंग पोस्ट बना, फिर आगे उन्होंने मद्रास में बनाया, बॉम्बे बनाया, कलकत्ता बनाया। 1634 में जो है यहाँ पे देख लीजिए, 1634 में शाहजहां जी से उनको जो है बंगाल में, इस जगह 1635 आएगा, इसके बाद शाहजहां जी से बंगाल में उनको करने के लिए अधिकार मिल गया था। और 1717 में उनको बंगाल में कस्टम ड्यूटी भी वेव कर दी गई। तो हम इसके बाद इससे आगे देखेंगे, फिर अगली क्लास में देखेंगे कि किस तरह से 1935 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1919 वाला क्या था, कैसे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो है हमारा पूरा संविधान उसी पे आधारित है। इन सब बातों को हम आगे देखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे अगले क्लास में। तब तक आप जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान सबके लिए है, एग्ज़ाम सबको देना है। आपके दोस्तों को भी एग्ज़ाम देना है, आपको भी एग्ज़ाम देना है। तो जितने लोगों के साथ आप शेयर करेंगे, तो एक तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है आप आपस में बैठ के उसको डिस्कस कर सकेंगे। जो भी क्वेश्चंस आप होंगे कमेंट में क्वेश्चंस डाल सकेंगे, डाउट डाल सकेंगे। मैं उन सबको कलेक्ट करके जो है हर वीक जो है कोशिश करूँगा कि 1 या 2 वीडियो ऐसे बनाऊँ जो कि आने वाले हर डाउट को जो है मैं उसमें क्लियर कर सकूँ। वो सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए ही क्लास होगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट में डालें, मैं उनको एक जगह कलेक्ट करके उनके ऊपर जो है एनालिसिस करके जो उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन होगा वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इस तरह से इस बात की हम चाहते नहीं है, पूरी तैयारी करेंगे कि एग्ज़ाम में आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल इसी जगह इसी क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।